आप पढ़ने in semester 3 you will study all these subjects. That is, first one is the pharmaceutical organic chemistry 2. ये जो सब्जेक्ट है ये कंटिन्यूएशन ऑफ सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट, दैट इज फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें जो है हर हफ्ते 3 क्लासेस होंगे जिसमें कि हम लर्निंग करेंगे। एक क्लास ट्यूटोरियल का होगा और इसके क्रेडिट पॉइंट्स रहेंगे 4। सिमिलरली फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग थ्री सब्जेक्ट रहेंगे। उसके बाद 5th सब्जेक्ट रहेगा आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का प्रैक्टिकल, जो कि है हर हफ्ते 4 आवर्स। अब ऑनलाइन रहने की वजह से पूरे जितने आपके स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो सभी की एक बैच होगी। अगर जैसे ही ऑफलाइन होता है या इन फ्यूचर होगा तो उस टाइम आप लोग हर एक बैच में डिवाइड होंगे। बैच में भी ऑफ 25 to 30 स्टूडेंट्स की एक बैच होगी। इस तरह से तकरीबन 5 बैचेस होंगे। ओके, तो ये 5 बैचेस उस हिसाब से चलेंगे। अभी तो ऑनलाइन रहने की वजह से सभी को एक ही बैच में काउंट किया जाएगा। ओके, तो हम जो सब्जेक्ट अभी इस टाइमिंग में पढ़ेंगे हर मंडे 2:30 से 5:30 के बीच फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का प्रैक्टिकल हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। ओके, तो सिलेबस इस तरह से कंटिन्यूअस मोड यानी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहेगा। 5 मार्क कंटिन्यूअस मोड को रहेंगे, 10 मार्क की सेशनल रहेंगे, 3 सेशनल होंगे, 3 से कॉमन या बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा। इस तरह से टोटल 15 मार्क्स होंगे। फाइनल एग्जाम होगी 35 मार्क्स की। ओके, और ये टोटल हो जाएंगे 50 मार्क्स। ओके, 5 मार्क्स का डिवाइडेशन 2 मार्क अटेंडेंस के लिए, 1 मार्क आपका 3 मार्क जो है हम रिकॉर्ड बुक के लिए काउंट करते हैं। तो रिकॉर्ड बुक में रहेगा आपका पंक्चुअलिटी, प्रॉपर आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो सब चीजें, या जो वर्क दिया जाता है प्रैक्टिकल आवर्स में वो सब आपको करना है। उस पर डिपेंडेंट आपके 3 मार्क्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, हर हफ्ते एक प्रैक्टिकल। तो सिलेबस में हम इसे आगे देखते हैं। थर्ड सेमेस्टर का ये पहला सब्जेक्ट है, थियरी प्लस प्रैक्टिकल रहेगा। ओके, तो सिलेबस में क्या क्या है वो हम अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 3 में सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट है, वो हम थ्योरी क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। इसका सब्जेक्ट कोड है BP305, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर 5th सब्जेक्ट, जो कि प्रैक्टिकल है POC 2 का। इसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व लैबोरेटरी टेक्निक्स, यानी ऐसे एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें कि लैबोरेटरी टेक्निक्स है। कौन से लैबोरेटरी टेक्निक्स है? रिक्रिस्टलाइजेशन और स्टीम डिस्टिलेशन, यानी हमें ऐसे सिंथेसिस देखने हैं या ऐसी प्रोसेसेस समझने हैं जिसमें कि रिक्रिस्टलाइजेशन हो या स्टीम डिस्टिलेशन इन्वॉल्व। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑयल वैल्यूज इंक्लूडिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिएजेंट, हमें फिर देखना है एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू, इन तीनों को हम स्टडी करें। उसके बाद है सिंथेसिस यानी पार्ट 3, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। इसमें हम अलग अलग कंपाउंड का सिंथेसिस करेंगे, जैसे बेंजाइनिलाइड, फिनाइल बेंजोएट, एसिटाइनिलाइड फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन बाय एसिटाइलेशन रिएक्शन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन या पैराब्रोमो एसिटाइनिलाइड फ्रॉम एनिलीन। अभी जो ऑब्लिक दिया हुआ है इनमें से कौन सा भी एक कंपाउंड हम सिंथेसिस देखेंगे। इसका आपको डेमो दिया जाएगा और जैसे ऑफलाइन होगा आप सबको सिंथेसिस परफॉर्म करना। फिर एसिटाइनिलाइड बाय हैलोजिनेशन, दैट इज ब्रोमिनेशन रिएक्शन है।
5-nitrosalicylic acid या metadinitrobenzene from salicylic acid, nitrobenzene by nitration reaction, benzoic acid from benzyl chloride by oxidation reaction, benzoic acid, salicylic acid from alkyl benzoate, alkyl salicylate by hydrolysis reaction. फिर उसके बाद 1-phenylazo2-naphthol from aniline by diazotization and coupling reaction, benzyl from benzoin, that is oxidation reaction, dibenzyl acetone from benzaldehyde by Claisen-Schmidt reaction, cinnamic acid from benzaldehyde by Perkin reaction, और para-iodobenzoic acid from para-aminobenzoic acid. ये सब प्रैक्टिकल्स हम इस टेन्योर में पढ़ेंगे पूरे सेमेस्टर 3 के टाइम में. ओके, हर मंडे आफ्टरनून 2:30 से लेके 6:30 तक अपना एक्चुअल टाइम है, बट वर्चुअली रहने की वजह से 1 से 1.5 घंटे में ये कंक्लूड हो जाएगा. उसके रिगार्डिंग वाइवा क्वेश्चंस या आपके कोई क्यूरी है तो हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट अस सी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ रिक्रिस्टलाइजेशन. इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, ओके, जिसमें कि केमिकल को प्यूरिफाई किया जाता है या केमिकल के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उसे निकाल दिया जाता है और उसे प्योर केमिकल्स बनाया. कैसे करेंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन इज अ टेक्निक फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल्स. इसको कैसे किया जाता है कि आपका जो केमिकल कंपाउंड है वो काय में सोल्यूबल है, कौन से सॉल्वेंट में सोल्यूबल है ये आपको पता होता है. तो उसी सॉल्वेंट में इम्प्योरिटीज इनसोल्यूबल होती हैं. ओके, तो हम क्या करते हैं, उस केमिकल कंपाउंड को जो हमारा इंटरेस्ट का केमिकल है उसको हम उसके पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के अंदर आपका पूरा केमिकल डिसॉल्व हो जाएगा, बट इम्प्योरिटीज या अनवांटेड जो सब्सटेंसेस है उसके अंदर वो सब उसमें इनसोल्यूबल रहेंगे. फिर हम उसको सिंपली फिल्टर करेंगे, तो आपके फिल्ट्रेट के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर आपको क्या रहेगा, जो इम्प्योरिटीज है वो बचे रहेंगे, और फिल्ट्रेट यानी नीचे जो सॉल्वेंट आएगा उसके अंदर आपका प्रोडक्ट रहेगा. फिर उसको आप वापस क्रिस्टलाइज करेंगे यानी रिक्रिस्टलाइज करेंगे, तो आपको प्योर कंपाउंड मिलेगा. इसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है. इसमें प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर है, जैसे कि is a procedure for purifying an impure compound in a solvent. The method of purification is based on the principle that the solubility of most solid increases with increased temperature. This means that as temperature increases, the amount of solute that can be dissolved in a solvent increases. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्वेंट को, तो वैसे सोलिबिलिटी बढ़ती है. अब कैसे समझेंगे? अगर आपको 1 लीटर पानी के अंदर 1 किलो शक्कर घोलने के लिए बोला जाए तो पॉसिबल है? नहीं है. अगर आप उस पानी को गर्म करेंगे और उसमें अगर आप शक्कर डालेंगे तो वो पॉसिबल होगा. जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर शुगर डिसॉल्व होना चालू हो जाता है या ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो सकती है. हम भी उसी फिनोमेना को यहाँ पर यूज करेंगे. अगर इनसोल्यूबल होता है या कम सोल्यूबल होता है तो उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे. ओके, और वापिस अगर हमें ये करना है तो उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो हमें उसके अंदर से क्रिस्टल्स वापिस मिलेंगे. ओके, recrystallization is a purification techniques. It works because different substances have different solubilities in the same solvent. एक सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग एक्सटेंशन में, यानी वाटर के अंदर अगर शक्कर देखी जाए तो अच्छी सोल्यूबल है बट ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है. वही नमक भी सोल्यूबल है बट क्वांटिटी डिफर्स. ओके, only molecules of same compound will fit easily into the crystal lattice. जब आप इसमें से सॉल्वेंट को रिमूव करेंगे इवापोरेशन करके या ठंडा करके, तो उसका जो क्रिस्टल बनेगा तो सेम मॉलिक्यूल लेकर ही उसका क्रिस्टल बनेगा, ना कि अलग अलग इम्प्योरिटी के साथ नहीं बनेगा. ओके, इम्प्योरिटीज रिमेन इन अ सॉल्वेंट और स्टिक ऑन द आउटसाइड ऑफ द क्रिस्टल. क्रिस्टल के बाहर रहे. हमें कब पता चलेगा? अगर कलर वेरिएशन रहा, तो अदरवाइज नहीं. उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन के अलग अलग टेक्निक्स है, डिफरेंट टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन के. जैसे कि सिंगल सॉल्वेंट, यानी इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो एक ही सॉल्वेंट यूज करेंगे. ओके, जैसे कि अब देखिए, सिंगल सॉल्वेंट रिक्रिस्टलाइजेशन इज अ मोस्ट बेसिक यानी सबसे पुराना मेथड है, कॉमनली यूज्ड रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड. An ideal solvent does not dissolve the solid at a room temperature but dissolves the solid where in a hot solid. इसकी प्रोसेस क्या है? Use solubility test to determine
a suitable recrystallization solvent. Heat the solvent and add minimum hot solvent to crude product to dissolve it. Dropwise addition. Hot gravity filters the hot solution if impurities are present. If the solution is colored, use decolorizing charcoal. अगर कलर आता है इम्प्योरिटी की वजह से, कंपाउंड की वजह से, तो हम उसमें चारकोल यूज कर सकते हैं. ओके, उसके बाद उसे गर्म करना है ताकि पूरा ज्यादा से ज्यादा उसमें सोल्यूबल हो. फिर वापस उसे हम ठंडा करेंगे तो उसमें से क्रिस्टल्स आना चालू हो जाएंगे. तो क्रिस्टल्स कैसे होंगे? प्योर सॉल्वेंट के, प्योर केमिकल के क्रिस्टल्स होंगे. उसको आप कलेक्ट कीजिए, फिल्टर कीजिए और उसको ड्राई कीजिए. टू सॉल्वेंट रिक्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट के मिक्सचर लिए जाते हैं और उसमें फिर सेम प्रोसेस की जाती है. मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट उसको डिजोल्व करते हैं और क्रिस्टल सॉल्वेंट को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स बनता है. अब हमें सॉल्वेंट है ये कैसे पता चलेगा? अ गुड सॉल्वेंट फॉर रिक्रिस्टलाइजेशन इज वन दैट योर कंपाउंड नॉट वेरी सोल्यूबल एट लो टेम्परेचर बट वेरी सोल्यूबल इन हाई. हमें ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जिसमें कि अगर सॉल्वेंट ठंडा है तो आपका केमिकल उतना सोल्यूबल नहीं होगा, मगर जैसे ही आप सॉल्वेंट को गर्म करेंगे तो उसमें ज्यादा सोल्यूबल होगा. ओके, जैसे solubility of your compound in ethanol is 1 gram per 100 ml at 0 डिग्री, और उसी को आप अगर 50 डिग्री करते तो उसका डबल, यानी 1 ग्राम सोल्यूबल था उसका 2 ग्राम पर ml डिजोल्व. then you won't be able to purify much more than 1 gram in cold solvent, but hot solvent में आप चेंज कर सकते हैं. उसी तरह से हमें सॉल्वेंट चूज करना. like dissolves like polar compound soluble in polar solvents, non-polar solvent soluble in non-polar chemicals. इसी तरह से. okay, crystal size and cooling speed, the speed at which you allow to saturated solution to cool affects the size of the crystal that forms. यानी जितना ज्यादा सोल्यूट रहेगा या जितना ज्यादा सोल्यूबल रहेगा उतने अच्छे क्रिस्टल उसके आएंगे. ओके, रिमूविंग इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटी जो इनसोल्यूबल उसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप उसको फिल्टर कर दें. ओके, माय प्रोडक्ट वोंट क्रिस्टल, दिस हैपेंस समटाइम्स, यानी आपका प्रोडक्ट क्रिस्टलाइज ही नहीं होता. तो इसके लिए क्या किया जाता है कि आपने बहुत ज्यादा सॉल्वेंट किया है या आप अनलकी है, ऐसा नहीं. द बेस्ट वे टू गेट प्रोडक्ट इज क्रैश आउट इज टू ऐड सीड क्रिस्टल. अगर आपके क्रिस्टल्स नहीं बन पा रहे तो उसमें क्या है, ऑलरेडी जो प्यूरिफाइड आपका केमिकल होता है उसके सिंपल पिंच आप उसमें डाल दीजिए ताकि वो एज अ सीड क्रिस्टल काम करे. उसके बाद देखिए आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली आ जाएगा. उसके बाद यू कैन ऑल्सो ट्राई स्क्रैचिंग द साइड्स ऑफ कंटेनर विद स्टीयरिंग रॉड. जिस भी कंटेनर में आपने ये सॉल्यूशन बनाया है उसके साइड्स को आप स्क्रैच कीजिए, घिसिए, तो आपको अच्छे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे. सेव द मदर लिकर, यानी जो भी आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसको आप सेव कीजिए. ओके, सब इसके पीछे का आपका थियरी प्रोसेस था या आप बोल सकते हैं आप इसको प्रिंसिपल. ओके, एक्सपेरिमेंट 1, परफॉर्मिंग रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे. इसके लिए हमने बुक यूज किया फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 बाय वरुण अरोरा, प्रागी अरोरा, सपन के शाहन, अरविंद उमरेकर, बाय पीवी पब्लिकेशन, और इसका पेज नंबर है 5 प्रैक्टिकल का. इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा हमें क्रूड बेंजोइक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर, और अपैरेटस में हमें जरूरत होगी बीकर्स, स्टरर, फनेल, फिल्टर पेपर, बर्नर और वॉच ग्लास. इसका जो प्रिंसिपल है, बेंजोइक एसिड इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर. कोल्ड वाटर में भी है बट हॉट वाटर में अच्छा सोल्यूबल है. इट डिजोल्व कंप्लीटली इन हॉट वाटर. रिक्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट बाय सिंगल सॉल्वेंट मेथड. ओके, सबसे पहले प्रोसीजर को देखेंगे. प्यूरिफिकेशन ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी प्यूरिफिकेशन करना है हमें बेंजोइक एसिड का बाय यूजिंग द रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक्स. तो हम क्या करेंगे, पहले क्रूड बेंजोइक एसिड का वजन लेंगे. ओके, प्लेस योर क्रूड बेंजोइक एसिड इन अ 50 ml बीकर एंड डिसॉल्व इट इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ बॉइलिंग वाटर. तो क्या करेंगे हम, समझो 2 ग्राम लिया है तो उसको 5 ml में डिसॉल्व करेंगे, कम पड़ रहा है तो और 5 ml डालेंगे. इस तरह से हम डालेंगे ना, कम से कम वाटर में डिसॉल्व. 1 ग्राम लेंगे. ओके, फिर उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे, मतलब गर्म करना है हमें.
ओके पहले गर्म करना है और गरम गरम ही उसको फिल्टर करना है। क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे क्लीन, उसके अंदर 5 ml वाटर लेंगे, उसमें अपना बेंजोइक एसिड 1 ग्राम ट्रांसफर करेंगे और जैसा रिक्वायर्ड होगा वैसा हम मेजर कर कर वाटर उसमें ऐड करते रहेंगे और उसको गर्म करेंगे। ओके मैक्सिमम 10 to 15 ml इज रिक्वायर्ड, 10 से 15 ml में काम होता है। उसको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। ओके बॉईल होने के बाद उसको हम फिल्टर करेंगे। कैसे, गरम ही फिल्टर करेंगे। उसके बाद फिल्ट्रेट यानी फिल्ट्रेट को कलेक्ट करेंगे, जो हमारा नीचे सॉल्वेंट रहेगा उसको, और जो फिल्टर पेपर रहेगा रेसिड्यू उसको हम अलग, यानी उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाएगी। ओके उसको फ्लास्क को हम फिर आइस बाथ में रखेंगे जो फिल्ट्रेट, और उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं या नहीं। ओके और जैसे जैसे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं वैसे उसको ये करेंगे, पूरे क्रिस्टल्स फॉर्म होने देते हैं। उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे और रिक्रिस्टलाइज जो है, आपको दिखेगा कि आपने क्रूड बेंजोइक एसिड में का कलर और रिक्रिस्टलाइज का कलर में बहुत ज्यादा फर्क है। ओके शाइन व्हाइटी क्रिस्टल्स आते हैं रिक्रिस्टलाइज के बाद, तो प्रीवियसली जो आपका क्रूड रहेगा वो व्हाइटिश या येलोइश कलर का रहेगा। इसके वेरिफिकेशन के लिए वापस आप मेल्टिंग पॉइंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे हम, वेट ऑफ क्रूड सैंपल 1 ग्राम, वेट ऑफ प्यूरिफाइड सैंपल यानी जो रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद सैंपल आएगा उसको हम यहाँ पर वेट चेक करेंगे। ओके और वेट ऑफ इम्प्योरिटी मतलब कि हमने दिया था 1 ग्राम, आया कितना समझो 90.90 ग्राम, तो 10.10 ग्राम इम्प्योरिटी है। परसेंटेज प्योरिटी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ इम्प्योरिटी डिवाइड बाय वेट ऑफ क्रूड सैंपल टेकन इनटू 100, तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी रहेगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे आएगा फिर 0.10 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आएगा फिर इस तरह से। ओके रिजल्ट रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ डैश डैश इज परफॉर्म, किसका, बेंजोइक एसिड का परफॉर्म, परसेंटेज इम्प्योरिटी वाज फाउंड टू बी, जितना है यहाँ पर लिखिए। इस तरह से आपका एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो इफ एनी क्यूरी यू कैन आस्क द क्वेश्चंस।